हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि इसने 90 रुपए प्रति डॉलर का स्तर भी छू लिया। ये चिंता का विषय है या खुशी का विषय, ये हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आज के वीडियो में। देखिए, अगर आप वर्तमान इकोनॉमिक कंडीशन को एनालाइज करें इंडिया की, तो यू विल रियलाइज कि अभी रिसेंटली जो लास्ट क्वार्टर में हमारा ग्रोथ रेट था वो 8.2% था। निफ्टी यानी कि जो हमारा स्टॉक मार्केट का इंडिकेटर है, निफ्टी 50, वो ऑल टाइम हाई पे है। आरबीआई ये चाहती है हमेशा कि हमारा इन्फ्लेशन कम रहे और उसकी रेंज है 2 से 6%, यानी कि 2 to 6%। इन्फ्लेशन उस लिमिट के अंदर है। ये सारी चीजें पॉजिटिव है। हमारी ग्रोथ 8.2% है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, साथ ही हमारा जो स्टॉक मार्केट का इंडिकेटर है वो ऑल टाइम हाई पे है। उसके बाद भी रुपया गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये कि आखिर कोई करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले गिरती क्यों है। तो ये सारा जो खेल है वो है डिमांड और सप्लाई का। जब किसी भी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, और जब सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब डॉलर की सप्लाई कम क्यों हो गई, जिसकी वजह से रुपए में इतनी गिरावट दर्ज की गई है, यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और जो प्राइमरी रीजन है वो आप सभी को पता है कि भारत से अमेरिका को भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होते थे, और पिछले 27 अगस्त को ट्रंप साहब ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए, जिसके बाद से भारत से अमेरिका को होने वाले जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें भारी कमी आई है। 8% से भी ज्यादा की कमी आ गई है। अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखें डेटा में, तो एक बड़ा सब्सटेंशियल नंबर है, जिसकी वजह से जो डॉलर्स हमें मिलते थे अमेरिका को एक्सपोर्ट करके, उनकी संख्या में कमी आ गई, यानी कि सप्लाई कम हो गई। तो प्राइमरी रीजन वो है। इसमें बहुत सारे माइक्रो रीजंस भी हैं, वो भी समझते हैं। देखिए, रुपए में गिरावट के 5 मुख्य कारण मैं आपको बताने वाला हूं। पहला सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। अब इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अक्टूबर 2024 में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो डेफिसिट नहीं था, सरप्लस था। 26 बिलियन डॉलर, यानी कि 26 बिलियन डॉलर हमारी जेब में आते थे। आज की तारीख में, यानी कि अक्टूबर 2025 में, जो रिसेंट डेटा हमारे पास अवेलेबल है, हम 42 बिलियन यूएस डॉलर्स के डेफिसिट में हैं, यानी कि हमारी जेब से 42 बिलियन डॉलर चले गए। तो पिछले साल हम पॉजिटिव में थे, इस बार हम हैवीली नेगेटिव में हैं। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो डिफरेंस है वो है लगभग 68 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो पहला बड़ा कारण रुपए में गिरावट का ये है कि हमारे पास जो रुपए की, जो डॉलर की आवक थी बेसिकली, वो बहुत कम हो गई है। और वो कितना कम हो गई है? 68 बिलियन यूएस डॉलर्स। पहली बड़ी वजह रुपए में गिरावट की ये हमारा वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट है। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा और कहां से हमारे पास डॉलर आते हैं? हमारे पास डॉलर आते हैं एफपीआई से, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ऐसे विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट्स में और बॉन्ड मार्केट्स में पैसा लगाते हैं। तो एफपीआईज हर साल तो पैसा लगाते थे, लेकिन इस साल उन्होंने पैसा निकाला है। और निकाला कितना है? 17.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। 2025 में एफपीआईज के नेट आउटफ्लोज हैं, यानी कि वो भारत के बाजारों से पैसा ले गए हैं 17.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो यहां भी एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। उसकी वजह यह है कि भारतीय मार्केट्स में उन्हें सब्सटेंशियल रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन अमेरिकन मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, तो वो पैसा भारत से ले जाके अमेरिकन मार्केट्स में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। एआई बहुत अच्छा चल रहा था, ऑल्दो आज की तारीख में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भाई एआई का बबल है, बस्ट हो जाएगा, बट वो फ्यूचर की बात है। वर्तमान स्थिति ये है कि एफपीआई भारत से 17.7 बिलियन यूएस डॉलर्स निकाल के ले गए। तो दूसरी बड़ी वजह ये है। तीसरी वजह यह है कि एफपीआई के अलावा एक और साधन होता है बड़ा हमारे यहां डॉलर्स लाने का, वो है एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि विदेशी जो बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर्स हैं, वो भारत में आके भारत के बाजारों में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ बिजनेसेस खड़े करते हैं या किसी के साथ जॉइंट वेंचर्स करते हैं, डायरेक्टली वो पैसा लेके आते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स तो सिर्फ इक्विटीज में या बॉन्ड मार्केट्स में लाते हैं पैसा। डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हमारे देश में आके फैक्ट्री सेटअप करते हैं, तो वो पैसा डायरेक्टली हमारे यहाँ आता है। वहां पे भी पिछले साल अगर आप Q3 और Q2 में देखें तो नेगेटिव इनफ्लोज रहे हैं अराउंड 2.8 बिलियन यूएस डॉलर्स के। इस साल जो रीसेंट डेटा है हमारे पास, उसमें जो Q4 है उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, बट वो भी बहुत बड़ा नहीं है, दैट इज 0.36 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। तो वहां पे बहुत बड़ी कोई सब्सटेंशियल बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो एक ये भी रीजन है कि हमारे पास जो सप्लाई है डॉलर की वो श्रिंक हो गई है। एक और बड़ा रास्ता, यानी कि जो वजह नंबर हमने 3 डिस्कस कर ली, वजह नंबर 4 ये है कि एक तरीका होता है कि जिसके द्वारा डॉलर भारत से बाहर जाता है या भारत के अंदर आता है, उसे हम कहते हैं रेमिटेंस। यानी कि भारत में जो ये भारतीय हैं वो जब विदेशों में जाके काम करते हैं, वहां से जो पैसा भेजते हैं, तो वो हमारा इनवर्ड रेमिटेंस होता है, यानी कि हमारे भारत में वो पैसा आता है। आउटवर्ड रेमिटेंस कब होता है? जब हमारे देश के लोग विदेशी संस्थानों में पढ़ने चले जाते हैं या विदेशों से कर्जा ले लेते हैं और उसकी कर्जे की सर्विसिंग यानी कि किस्तें जमा करते हैं, उस केस में भारत से पैसा जाता है बाहर, उसे हम कहते हैं आउटवर्ड रेमिटेंस। जब भारत में पैसा आता है तो उसे कहते हैं इनवर्ड रेमिटेंस। तो आउटवर्ड रेमिटेंसेस जो है पिछले समय में स्टेडी रहे हैं, थोड़ी गिरावट हुई है उनमें ऑफ कोर्स, लेकिन जो इनवर्ड रेमिटेंसेस हैं वहां पे भी थोड़ी सी अराउंड 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा की गिरावट हुई है। तो उसमें भी हमें कोई बहुत नेट पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। तो चौथा बड़ा कारण यह है कि रेमिटेंसेस के केस में भी कोई बहुत बड़ी प्रगति नहीं है। और पांचवी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी भारत का जो करेंसी है, हमारी नेशनल करेंसी रुपया जब गिरता था, पिछले सालों में हमने देखा है कि आरबीआई इंटरफेयर करती थी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरफेयर करती थी। इंटरफेयर कैसे करती थी कि वो ओपन मार्केट में जाके डॉलर्स को बेचना शुरू कर देती थी, डॉलर की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा देती थी। उसकी वजह से जो प्राइसेस थे रुपये के वो कंट्रोल हो जाते थे। लेकिन इस बार आरबीआई वो भी नहीं कर रही है, और ये पता हमें चलता है आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व से। फॉरेक्स रिजर्व पिछले महीने के और उससे पिछले महीने के देखेंगे तो वो स्टेडी है, उसमें कोई गिरावट नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आरबीआई भी कोई इंटरवेंशन नहीं कर रही है गिरते हुए रुपए में। तो ये 5 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से रुपया 90 के पार पहुंच गया। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई 90 के पार रुपया पहुंच गया, यहां रुकेगा नहीं रुकेगा? देखिए, इसका भी जवाब पूरी तरह से हाँ या ना नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील जल्दी से हो जाएगी या नहीं होगी। अगर ट्रेड डील जल्दी से हो जाएगी तो हमारे डॉलर की सप्लाई जो है वो शुरू हो जाएगी, रुपए की गिरावट रुक जाएगी। अगर ट्रेड डील लंबे समय तक नहीं हुई तो ये स्थिति और बिगड़ सकती है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि रुपए की गिरावट हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए, रुपए की गिरावट भी कुछ मामलों में पॉजिटिव होती है। जैसे अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम हैं, तो उसके कंट्री की जो करेंसी की गिरावट होगी वो उसके एक्सपोर्ट्स को फायदा देगी, क्योंकि उसके एक्सपोर्ट्स दुनिया के बाजारों में सस्ते हो जाएंगे। लेकिन हमारा कंट्री ऐसा है कि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। वी आर अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री। तो हमारे केस में रुपए की गिरावट बहुत अच्छी नहीं है, बट समवेयर डाउन द लाइन इट कैन सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स। बट उसके लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। विदेशी कंपनियों को भारत में लाने की आवश्यकता है, भारतीय कंपनियों को उत्साह और हौसला देने की आवश्यकता है, जिससे भारत में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का प्रभाव बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे तो डेफिनेटली हमें रुपए की गिरावट का फायदा होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में नहीं होगा। इसमें मैं एक चीज स्पेसिफिकली आपको बताना चाहता हूं। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, दैट वाज अल्टरनेटिव एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। आप देख रहे हैं आज की तारीख में आपके पास रिन्यूएबल कार्स मिल रही हैं, आपके सोलर पंप्स लगे हुए हैं, रूफटॉप सोलर लगा हुआ है। तो बहुत सारी उसमें प्रगति हुई है, जिसकी वजह से हमारा जो एनर्जी बिल है, इंपोर्ट बिल, वो कम हुआ है। इसी दर से अगर हम बढ़ते रहेंगे तो एनर्जी बिल हमारा फर्दर कम हो सकता है। ये अच्छा इनिशिएटिव है, इस तरह के और इनिशिएटिव्स की आवश्यकता है। तो डेफिनेटली हम एक नेट एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकते हैं, बट वर्तमान स्थिति में वी आर अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री और रुपए की गिरावट हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है।
थैंक यू वेरी मच।